इंटीजर फंक्शन। आज जिस फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे उसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और एफ एक्स इक्वल टू, इसको बोलते हैं बॉक्स। ये जो सिंबल लिखा हुआ है ये बॉक्स का सिंबल है और बॉक्स के अंदर में एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स। ये बॉक्स एक्स है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या GIF। GIF का मतलब भी वह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन लिखा हुआ है बॉक्स एक्स इज रीड एज बॉक्स एक्स, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसे पढ़ते क्या है, बॉक्स एक्स। अब देखिए बॉक्स एक्स इज एन इंटीजर, मतलब एक्स का हम कोई भी वैल्यू लेंगे इसका जो वैल्यू आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। तो बॉक्स एक्स का एक्चुअल मतलब होता है कि बॉक्स एक्स इज एन इंटीजर, ये इंटीजर होगा, नॉट ग्रेटर देन एक्स। इंटीजर तो होगा लेकिन एक्स से बड़ा नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मीनिंग ऑफ बॉक्स एक्स। बॉक्स एक्स का मतलब क्या होगा, तो ये जो लाइन हमने खींचा है वो रियल लाइन है। यहाँ पर 0 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक जाएगा। इधर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये समझाने की कोशिश हो रही है कि यदि बॉक्स के अंदर में कोई भी इंटीजर रहेगा उसका वैल्यू वही इंटीजर होगा। जैसे हम ले लेते हैं 0 एक इंटीजर, तो बॉक्स 0 का वैल्यू क्या आएगा, 0, क्योंकि ये इंटीजर है। उसके बाद 1 है तो बॉक्स 1 का वैल्यू 1, उसके बाद 2 है तो बॉक्स 2 का वैल्यू 2, उसके बाद 3 है तो बॉक्स 3 का वैल्यू 3। यदि हम इंटीजर में -1 ले लेते हैं तो बॉक्स -1 का वैल्यू भी क्या होगा, -1। -2 लेते हैं तो बॉक्स -2 का वैल्यू भी क्या होगा, -2। बॉक्स -3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3। मतलब यदि बॉक्स के अंदर कोई भी इंटीजर रहेगा तो उसका वैल्यू वही इंटीजर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि यदि बॉक्स के अंदर में हम ले लेते हैं 1/2 कि बॉक्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो अभी हमने आपको बताया कि बॉक्स का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इंटीजर होगा, लेकिन 1/2 से बड़ा नहीं होगा। जैसे अभी हमने आपको समझाया कि बॉक्स एक्स का मतलब होता है, बॉक्स एक्स का मतलब होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, नॉट ग्रेटर देन एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, मतलब बॉक्स एक्स का वैल्यू इंटीजर तो होगा लेकिन एक्स से बड़ा नहीं होगा। तो अब आप यहाँ बताइए कि 1/2 है, इसका वैल्यू इंटीजर तो होगा लेकिन 1/2 से बड़ा नहीं होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि सबसे सिंपल फंडा है कि ये यदि बॉक्स के अंदर में इंटीजर है तब तो हम वही इंटीजर वैल्यू लिख दें। जैसे बॉक्स 0 का वैल्यू 0 आता था, बॉक्स 1 का वैल्यू 1 आता था, बॉक्स 2 का वैल्यू 2 आता था, बॉक्स -1 का वैल्यू -1 आता था। लेकिन अब हमें बताना है कि ये 1/2 का वैल्यू क्या हो, तो 1/2 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1/2। अब इसका वैल्यू 1/2 से अधिक हो नहीं सकता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इंटीजर क्या है। तो आप यही ध्यान में रखेंगे कि यदि बॉक्स के अंदर में कोई भी फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो आप यही देखेंगे कि वो जो फ्रैक्शन है वो कौन कौन से 2 इंटीजरों के बीच में आ रहा है।
वो जो संख्या है फ्रैक्शन कौन कौन से दो पूर्णांक संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर 1/2 जो है वो 0 और 1 के बीच में आ रहा है। तो 1/2 के पहले वाला जो इंटीजर होगा वही उसका वैल्यू होगा। तो 1/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब आप दूसरा फ्रैक्शन देखिए 3/2। तो अब आपको फिर से देखना है कि 3/2 कौन कौन से इंटीजर के बीच में आ रहा है। तो 3/2 1 और 2 के बीच में आएगा। 1/2 के पहले वाला इंटीजर क्या हो जाएगा 1। तो बॉक्स 3/2 का वैल्यू 1 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि बॉक्स 1.999 का क्या वैल्यू होगा। तो आपको फिर से देखना होगा कि ये 1.999 जो है वो कौन कौन से इंटीजर के बीच में। ये 1 और यहाँ आ गया 2। 1.99 जो होगा वो 2 से थोड़ा छोटा होगा, मतलब 1 यहाँ पर 2 है और 1.99 है तो 2 से थोड़ा छोटा होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर 1.9999 है तो उसके पहले वाला इंटीजर क्या होगा 1। तो इसलिए 1.999 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब आप यहाँ लीजिए माइनस में कि बॉक्स -3/2 का क्या वैल्यू होगा। तो आप फिर से वही रूल अप्लाई करोगे कि 1 - 3/2 जो है वो कौन कौन से इंटीजर के बीच में है। तो -3/2 जो है वो यहाँ पर हो गया 0, यहाँ हो गया -1, यहाँ पे हो गया -2। तो -3/2 -1 और -2 के बीच में होगा और इसका तब -3/2 यहाँ आएगा। तो उसके पहले वाला इंटीजर क्या हो गया -2। तो बॉक्स -3/2 का वैल्यू आ गया -2। अब यहाँ आप एक बार फिर से देखें कि -1/2 और ये बॉक्स -1/2 किसके किसके बीच में हो। तो बॉक्स -1/2 0 और -1 के बीच में होगा और उसके पहले वाला इंटीजर क्या हो गया -1। तो इसका वैल्यू क्या हो गया -। तो इस प्रकार कोई भी बॉक्स में कोई भी नंबर दिया हुआ हो आप उसका वैल्यू बता सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या हो। तो आप देख रहे हैं कि हम कोई भी वैल्यू x का रख सकते हैं और हम x का वैल्यू रखने के बाद कुछ न कुछ वैल्यू आता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर हो जाएगा, मतलब इसका डोमेन हो गया R, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। और इसका रेंज जो होगा आप देखिए कि हम कोई भी नंबर रखते हैं उसका वैल्यू हमेशा इंटीजर आता है, मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो R होगा और इसका रेंज जो होगा वो ऑल इंटीजर होगा, ऑल इंटीजर होगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। तो ये फंक्शन का रेंज होगा। यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, मतलब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। यदि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, बॉक्स x का वैल्यू 0 के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ये लाइन है, यहाँ हो गया 0
और यहाँ हो गया 1। तो कोई भी जब x आप लेंगे 0 और 1 के बीच में, इस साइड में कहीं ना कहीं होगा, और उसके पहले वाला जो वैल्यू होगा इंटीग्रल वैल्यू, वो क्या आ जाएगा 0। इसलिए यदि x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा, बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार यदि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। यदि x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। यदि x का वैल्यू 3 और 4 के बीच में है, बॉक्स x का वैल्यू क्या होगा 3। यदि x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में है, बॉक्स x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1। यदि x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में है, बॉक्स x का वैल्यू क्या हो गया -2। तो अब देखिए इसमें और इसमें दोनों में अंतर देखिए। दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर x का वैल्यू 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है। लेकिन इसमें क्या है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा तो है ही, 0 के बराबर भी है। तो दोनों ही स्थिति में बॉक्स x का वैल्यू 0 ही होगा, क्योंकि x का वैल्यू यदि 0 से 1 के बीच में है तो भी बॉक्स का वैल्यू 0 आएगा। यदि x का वैल्यू 0 के बराबर है तब भी बॉक्स x का वैल्यू 0 ही आएगा, इसलिए कि 0 जो है वो इंटीजर है। उसी प्रकार x का वैल्यू 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है, 2 से छोटा है, तो भी बॉक्स का वैल्यू 1 होगा। x का वैल्यू 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है, 3 से छोटा है, तो ही बॉक्स x का वैल्यू 2 आएगा। मतलब इस प्रकार चाहे ये स्थिति उत्पन्न हो या ये स्थिति उत्पन्न हो, दोनों ही स्थिति में बॉक्स का वैल्यू सेम हो। लेकिन आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि ऐसा देखो कि x का वैल्यू ये इंटरवल दोनों पर इक्वल लगा हुआ है, तब इस स्थिति में बॉक्स x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, बॉक्स x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा दिया हो तब भी दोनों होगा, बॉक्स x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, बॉक्स का वैल्यू 1 भी हो सकता है। अब यहाँ पर बॉक्स x का ग्राफ खींचना, बॉक्स x का ग्राफ किस प्रकार होता है। ग्राफ f(x) इक्वल टू बॉक्स x या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका ग्राफ खींचना है। तो देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि यदि हम x का वैल्यू -3 के बराबर लेते हैं, -3 के इक्वल आता है, तो बॉक्स का वैल्यू -3 होगा। या बॉक्स यदि हम x का वैल्यू -3 से बड़ा लेते हैं, -2 से छोटा लेते हैं, तो दोनों ही स्थिति में यहाँ ध्यान से देखेंगे कि यदि x का वैल्यू -3 लिए तब भी बॉक्स का वैल्यू -3 आएगा, या x का वैल्यू -3 से बड़ा -2 से छोटा लिए तो भी बॉक्स का वैल्यू -3 आएगा। मतलब दोनों ही स्थिति में जो y आएगा, y इक्वल टू बॉक्स x है, -3 होगा, y इक्वल टू -3 होगा। देखिए -3 से -2 के बीच में ये जो लाइन आएगा y इक्वल टू -3 हो जाएगा, ये लाइन हो गया y इक्वल टू -3। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू -2 के बराबर रखेंगे, बॉक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, y इक्वल टू -3 का ये लाइन है,
ये लाइन y इक्वल टू -3 का है, लेकिन जैसे ये -2 के ऊपर आएगा यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस ग्राफ हो जाएगा। सेम लेते हैं यहाँ पर कंडीशन -2 से -1 के बीच में, वो भी ग्राफ ऐसे आएगा, ये y इक्वल टू -2 लाइन होगा, और जैसे ही ये -1 के ऊपर आएगा इसका वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए ये ग्राफ जो होगा -1 पर डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर हम -1 से 0 के बीच में लेते हैं तो भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, और ये 0 पर आकर के डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर हम यहाँ लेते हैं 0 और 1 के बीच में, ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये ग्राफ 1 पर कंटिन्यूअस होगा। 1 से 2 के बीच में लेंगे, ये लाइन y इक्वल टू 1 होगा, और 2 पर आकर के डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये y इक्वल टू 2 हो जाएगा, और ये 3 पर आकर के डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ आएगा वो स्टेप वाइज है, सीढ़ी के प्रकार का है। देखिए स्टेप वाइज फंक्शन, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन is also called स्टेप वाइज फंक्शन, इसलिए हम स्टेप वाइज फंक्शन भी इसे बोलते हैं। तो ये आपका हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग। उसके बाद इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पिछले में आपको बताए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अभी आपको बता रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट में आप ये दिमाग में बैठा लें कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो सिर्फ फ्रैक्शन बताएगा, और जो भी आपसे पूछा जाए कि फ्रैक्शन क्या होता है तो आप हमेशा यही बताएंगे कि फ्रैक्शन जो होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो देखिए यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिनोटेड बाय, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। मतलब ये जो लिखा है इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये आपको फ्रैक्शन को बता रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलेंगे। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा, इसका जो वैल्यू होगा उसको लिखते हैं x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। मतलब x माइनस बॉक्स x का जो वैल्यू होगा वही फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। इतना बात समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर x लिखा हुआ तो x को हमने लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। यदि फ्रैक्शनल पार्ट 2 लिखना हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 लिखेंगे 2 माइनस बॉक्स 2। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 इक्वल टू 2 माइनस बॉक्स 2। और चूंकि ये बॉक्स 2 है और बॉक्स 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बॉक्स 2 का वैल्यू आपको अभी बताए हुए हैं कि बॉक्स 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो 2 माइनस 2 वैल्यू क्या आ गया, 0। मतलब ये 2 है और 2 इंटीजर है, और इंटीजर में कोई फ्रैक्शन होता नहीं है। देखिए इसलिए कितना वैल्यू आ गया, 0। अब यहाँ 3 है तो 3 इक्वल टू 3 माइनस बॉक्स 3, और बॉक्स 3 का वैल्यू में क्या होगा, 3। तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि 3 भी इंटीजर है इसलिए इसका वैल्यू कितना है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कितना है, 0। मतलब इंटीजर, कोई भी इंटीजर आप लेंगे तो उसमें तो फ्रैक्शन होता नहीं, वो तो प्योर इंटीजर है। तो प्योर इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसलिए 2 जो है वो प्योर इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0। 3 भी क्या है, प्योर इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0।
अब देखिए यहाँ पर एक हम निगेटिव इंटीजर लिए -5, फॉर्मूला वही लगेगा कि बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5 इक्वल टू -5 माइनस बॉक्स -5। और आप देखिए दिमाग में -5 और बॉक्स -5 का वैल्यू क्या होगा -5, तो -5 और +5 वैल्यू क्या आ गया 0। मतलब कोई भी इंटीजर लेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0 आएगा। तो आपको इसमें दिमाग में क्या बैठा के रखना है कि जो सिंबल है वो फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल है। मतलब ऐसा जहाँ भी लिखा रहेगा आपको बताना होगा कि इसके अंदर जो नंबर है उसमें कितना फ्रैक्शन होगा। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस बॉक्स x। अब आप यहाँ देखिए एक नंबर यहाँ पर ले रहे हैं 7/2। अब ये 7/2 इंटीजर नहीं है, ये फ्रैक्शनल नंबर है। तो आपको बताना है कि ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, इसमें इंटीजर कितना होगा और फ्रैक्शन कितना होगा। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस बॉक्स x। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7/2 इक्वल टू 7/2 माइनस बॉक्स 7/2। और आप फिर से बताइए कि यहाँ पर बॉक्स 7/2 है, इसका वैल्यू 3 होगा क्योंकि 7/2 3 और 4 के बीच में होगा। तो 7/2 का जो वैल्यू आएगा वो 3 के बराबर आएगा। तो 7/2 माइनस 3 घटा लेंगे, वैल्यू कितना आएगा 1/2। तो 7/2 जो यहाँ पर संख्या लिखा हुआ है, नंबर्स लिखा हुआ है, इसमें 1/2 फ्रैक्शन होगा 5/3। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/3 इक्वल टू 5/3 माइनस बॉक्स 5/3। और बॉक्स 5/3 का वैल्यू 1 होगा क्योंकि 5/3 जो होगा 1 और 2 के बीच में होगा, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो 5/3 में से 1 घटा लेंगे तो 5 माइनस 3/3 2/3 आ जाएगा। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5/3 में 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहाँ देखिए -3/2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3/2 इक्वल टू -3/2 माइनस बॉक्स -3/2 -3/2 माइनस -2 यह हो गया +2। तो -3/2 +2 घटा लेंगे, वैल्यू कितना आएगा 1/2। मतलब आप अभी से ये दिमाग में बैठा लेंगे कि यदि फ्रैक्शनल पार्ट आपको पूछ रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसका जो वैल्यू आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आप यहाँ देखिए डोमेन लिखना है, तो x के वैल्यू को डोमेन कहते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट में हम कोई भी x का वैल्यू रखें, कुछ न कुछ उसका वैल्यू डिफाइन आएगा। इसका मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो डोमेन होगा वो R होगा, मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और उसका जो रेंज होगा वो देखिए या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा। यदि हम इंटीजर लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 आएगा। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 2 जो है वो इंटीजर है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 आया। 3 इंटीजर है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 3 आया। -5 इंटीजर है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 आया। मतलब फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 0 भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा, 1 से लेके छोटा होगा। मतलब ये उसका रेंज होगा। अब इसका ग्राफ देखिए, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है कि ये लाइन जो है y इक्वल टू 0 है और ये लाइन y इक्वल टू 0 और 1 के बीच में नंबर लेंगे, ये ग्राफ है। क्योंकि ये लाइन 1 पर, क्योंकि y का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होता है, इसलिए जो ये जो आप स्ट्रेट लाइन खींचोगे वो आकर के 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये लाइन जो है y इक्वल टू 1।